नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रेरणा स्टडी पॉइंट पर। साथियों, लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर, उसमें रीतिकाल का इतिहास और आधुनिक काल में भारतेंदु की मैं बात करूँगा। सबसे पहले कल कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल का बीएड एंट्रेंस का पेपर है, तो उसी के रिगार्डिंग ये मेरा वीडियो भी है। अब ऐसा नहीं कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा के रिगार्डिंग ये वीडियो होता है, उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जितने भी एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फैक्चुअल ज़्यादा चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं, तो डीप चीज़ें ज़्यादा नहीं है। कभी नेक्स्ट में उसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो आगे भी उत्तराखंड एलटी की परीक्षा होनी है, उन सभी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें थोड़ा डीप चीज़ें मैं डालने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो, रीतिकाल का इतिहास। तो रीतिकाल के जो अधिकांश कवि थे उन्हें दरबारी कवि कहा जाता था, ठीक है नहीं? तो अर्थात वो राजाओं के आश्रय पाकर जो है कविताएं लिखा करते थे। अर्थात अगर राजाओं के आश्रय पाकर कविताएं लिख रहे हैं तो राजाओं की प्रशंसा में ही ज़्यादातर कविताएं वे लिखते होंगे। इनकी भाषा जो थी, इनकी जो काव्य भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, और इनका जो सर्वाधिक जो प्रिय छंद था वो सवैया था। अब बात करते हैं रीतिकाल के वर्गीकरण को लेके। ये मैंने एक बीच में पेपर में डिस्कस भी किया था। तो रीतिकाल की जो काव्य धारा थी वो आपकी रीति सिद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा थी। इसमें से भी जो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि थे वो बिहारी थे, और जो रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि थे वो चिंतामणि, केशवदाव, मतीराम और सीरापति थे। इसके अलावा जो रीति मुक्त काव्य धारा थी उसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इत्यादि इसमें कवि थे। अब बात करते हैं रीतिकाल का जो नामकरण है वो किन किन विद्वानों ने इससे क्या क्या कहा है। सबसे पहले बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की, इन्होंने इसे रीतिकाल कहा है। उसके बाद बात करते हैं मित्रबंधु की, इन्होंने इसे अलंकृत काल कहा है। इसके बाद बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप मिश्र की, इन्होंने इन्हें श्रृंगार काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रमाल ने जो है कलाकाल कहा है। अब रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं और कवि। ज़्यादातर सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, एक तो नामकरण को लेकर पूछे जाएंगे, उसके बाद इसकी काव्यधारा कैसी कैसी है और कौन कौन से उस काव्यधारा के कवि हैं, और साथ ही साथ इसमें जो कवि और उनकी रचनाएं हैं वो पूछ जाती हैं कि कौन रीतिकालीन कवि हैं, कौन जो है इनकी क्या क्या रचनाएं हैं। ये सवाल यहाँ से आ जाते हैं। तो बात करते हैं कवियों की। सबसे पहले बिहारी, इनकी जो रचना है वो बिहारी सतसई है। उसके बाद बात करते हैं चिंतामणि की, चिंतामणि की है श्रृंगार मंजरी। ये मैंने और भी सारी रचनाएं इनकी हैं, मैंने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी हैं परीक्षा की दृष्टि से वो मैंने आपके यहाँ पे मेंशन कर रखी है। श्रृंगार मंजरी है, छंद विचार है और रस विलास है। इसके अलावा मतीराम की जो बुक है वो आपके जो रचनाएं हैं काव्य निर्णय, ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचशिका। नेक्स्ट है भिखारी लाल की, भिखारी लाल की है काव्य निर्णय, अमरकोश। ये अमरकोश है, इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान दीजिएगा, अमरकोश। और उसके बाद जो है रस सारांश और श्रृंगार निर्णय। उसके बाद है जसवंत की भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष। उसके बाद है भूषण की शिवाज भूषण, छत्रसाल और दशक। उसके बाद है पद्माकर की है गंगा लहरी, प्रबोध 50, केशवदास की है रामचंद्रिका, विज्ञान गीत, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रतन प्रिया, ये आपकी केशवदास की है। दुल्हा की आपकी है कवि कुंठ कंठाभरण, ये इंपॉर्टेंट बुक है, एकमात्र रचना इनकी कवि कुल कंठाभरण दुल्हा की। उसके बाद बात करते हैं बोधा की, तो बोधा की है विरह पाकिस, इश्कनामा। उसके बाद है घनानंद की है वियोग बेली, प्रीति प्रवास, पदावली, सुजान सागर और कोक सागर, ये घनानंद की। इसके बाद देव की है प्रेम तरंग, भाव विलास और रस विलास। तो ये कुछ रचनाएं भी हैं रीतिकाल की। और उसके बाद रीतिकाल की जो काव्यधारा है वो रीति सिद्ध होगी काव्यधारा, रीतिबद्ध और रीति मुक्त हो गई। यहाँ से भी सवाल पूछा गया था पिछली परीक्षा में। उसके बाद नामकरण को लेकर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल का है, मित्रबंधु ने इसे अलंकृत काल का है, विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने इसे श्रृंगार काल का है, रमाशंकर शुक्ल रमाल ने इसे जो है कलाकाल कहा है। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। देखो, आधुनिक काल का अगर ड्यूरेशन की बात करेंगे तो या टाइम पीरियड की बात करेंगे तो आधुनिक काल जो है 1900 से ईस्वी से लेकर के अब तक चला आ रहा है आधुनिक काल। अब बात अगर इसकी करें आधुनिक काल का वर्गीकरण की तो इसे 4 भागों में डिवाइडेड किया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। अब इसमें बात करते हैं हम भारतेंदु युग की। देखो, भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, अर्थात जो हिंदी गद्य की जो शुरुआत कहें तो उससे भारतेंदु युग से मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्यकाल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है, गद्यकाल कहा है। भारतेंदु युग जो है नव जागरण का इसे इन्हें अग्रदूत भी कहा जाता है। ये प्रथम नाटककार भी थे और प्रथम निबंधकार भी थे और प्रथम पत्रकार भी थे। एक
नागरी प्रसारणी सभा है उसकी स्थापना हुई थी 1893 में। ये फैक्ट भी आपको याद करना है। अब आगे बात करते हैं भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे प्रमुख कवि थे, इसके प्रतिनिधि कवि थे भारतेंदु युग के। तो उनकी जो बुक है वो प्रेम माधुरी, प्रेम मालिनी, प्रेम मिलाप, विद्या सुंदर और प्रेम सरोवर है। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, ये आपको ध्यान देना कि भारतेंदु युग के कवि भी हैं। इनको भी ध्यान देना कि कौन भारतेंदु युगीन कवि नहीं है या है, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। तो वह है प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, हमीर हटी हमीर, मन की लहर। उसके बाद है राधाचरण गोस्वामी की है विधवा मिलाप और शिशिर सुषमा। उसके बाद है अंबिका दत्त व्यास की है पावस पचासा, सुकवि सतसई। उसके बाद राधा कृष्ण दास की है भारत बारह मोसा, देश दशा, आनंद मंजरी। ठाकुर जगमोहन की है देवयानी, श्यामलता, श्याम सरोनी। उसके बाद बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी की है आपकी भारत सौभाग्यम, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु। इसमें मैंने इस वीडियो में यहीं तक इसमें मेंशन भी किया है। तो अभी इसमें द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग भी आधुनिक काल का ही पार्ट है। तो आप चाहें तो इसको एक बार गूगल में विकिपीडिया में सर्च करके भी इसमें से फैक्ट देख सकते हैं, क्योंकि कल आपकी परीक्षा है 17 सितंबर को। तो सबसे पहले तो आप सभी को इस परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छा स्कोर कीजिएगा। उसके बाद मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ इनकी जब पेपर होने के बाद मैं इसकी कट ऑफ पर आएगी, गवर्नमेंट जो कट ऑफ कितनी जा सकती है या जो सेल्फ फाइनेंस में कट ऑफ कितनी जा सकती है। और 80 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। 80+ क्वालिफाई आपको करने के लिए 80+ मार्क्स तो आपको लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई उस एग्ज़ाम के लिए माने जाएंगे। कहीं पर कोई सीट रहती भी है तो आपके पास 200 में से 80 नंबर आना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो 200 नंबर में से 80 नंबर आने का पहले तो प्रयास कीजिएगा, ये तो बहुत मिनिमम है 40%। उसके बाद अच्छा स्कोर कीजिएगा। जनरल के लिए मैं मान के चलूँ तो 150+ तो आपको करना पड़ेगा, जनरल के लिए नहीं। जो गवर्नमेंट सीट अगर लानी है आपको तो ये UR की मैं बता रहा हूँ, 150+ आप करके आना, ठीक है। इस नीचे भी कैटेगरीज में थोड़ा आ सकती हैं। अच्छा स्कोर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, माने मार्किंग तो उसमें है नहीं है। तो सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और अच्छे से करने हैं, समझ बूझ के करने हैं, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आपको नहीं आना है, इस बात का भी आप ध्यान देना। उसके बाद कुछ क्वेरीज आपकी होंगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सीटों को लेके, कॉलेजों को लेके। तो मैं सारी डिटेल्स आपको इसमें दूंगा, लेकिन पहले आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तभी इस बात को मैं करूँगा। और तभी मैं आगे उस वीडियो को बनाऊंगा। कुछ सीट्स को लेके है। उसके बाद फ़ीस को लेके भी सबसे बड़ी बात होती है, फ़ीस को लेके कि क्या गवर्नमेंट सीट की फ़ीस होती है, क्या सेल्फ फाइनेंस में रहती है और क्या जो है मैनेजमेंट कोटे में रहती है। इन सारी बातों पर मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में आपके आफ्टर एग्ज़ाम। तो बाकी जो लगे हुए पोर्सन, क्योंकि मेरे समय की थोड़ा सा मेरे को कमी रही, मैं आपके लिए कुछ वीडियोज़ और चाहता था बना दे के आने के लिए, तो नहीं ला पाया। बाकी अब आगे अच्छा स्कोर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।